हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया के इस लेक्चर में। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या होती है, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उसका क्या एम है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या इंपॉर्टेंट टूल्स यूज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो जितने भी आपके डाउट्स हैं आज मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड वो आज क्लियर हो जाएंगे, आई होप। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है वो हमारे चैनल बैंकिंग सूत्रा को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज बैंकिंग सूत्रा से भी और हमारी वेबसाइट www.bankingsutra.net। तो मॉनेटरी पॉलिसी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये ऐसा प्रोसेस है, बनाता कौन है मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखिएगा, किसी भी देश की मॉनेटरी पॉलिसी उसका सेंट्रल बैंक बनाता है। याद रखिएगा, जो भी उसका मेन मुख्य बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो बनाता है। भारत का क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी से हमारा मतलब क्या है, मनी से रिलेटेड, मनी सप्लाई। ठीक है, मॉनेटरी मीन्स मनी। तो मनी की जो रेगुलेटेड सप्लाई है उसकी जो पॉलिसी है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि मनी पॉलिसी का रेगुलेशन किसके हाथ में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में। ठीक है, तो अब मोटा मोटी देख लीजिए क्या करती है मॉनेटरी पॉलिसी। सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करती है, टारगेट करती है, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने का एक टारगेट सेट करती है। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट को भी सेट करती है, जो कि प्राइस स्टेबिलिटी, जो भी इकोनॉमी में जितनी भी चीजें हैं उनका जो प्राइस है उसको स्टेबल करती है। ठीक है, ऐसा ना हो कि एब्रप्ट प्राइस चेंजेस हो जाए, लोग चीजें खरीद ना पाए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी जो करेंसी है रुपी, उस पे लोगों का जनरल ट्रस्ट बनाए रखे। ठीक है, लोगों का विश्वास बनाए रखे, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी चीज है जिससे भारत के जितने भी लोग हैं उनका भारत की इकोनॉमी पे, उसकी करेंसी पे ट्रस्ट बना रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स है मॉनेटरी पॉलिसी के। पहला, जैसे मैंने बोला, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करना। ठीक है, रेगुलेट करना। अब यहाँ पे मनी सप्लाई से हमारा मतलब क्या है, एक तो नॉर्मल मनी सप्लाई है, ठीक है, जो पब्लिक मनी सप्लाई है, और दूसरी है क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, मतलब ये जो मनी सप्लाई है सर्कुलेशन में है, जो लोगों के पास है, ठीक है, पब्लिक के पास है, एक मनी सप्लाई वो है। और एक दूसरी मनी सप्लाई क्या चीज है, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट मीन्स लोन, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। ठीक है, तो जितने भी बैंक्स लोन देते हैं हमको, ठीक है, बिजनेसमैन को, इंडिविजुअल्स को, वो उससे क्या होता है, उससे भी हमारी मनी की सप्लाई रेगुलेट होती है, उससे भी हमारी मनी की सप्लाई सर्कुलेट होती है। जितना ज्यादा लोन देंगे लोगों के पास, उतनी ज्यादा मनी की सप्लाई होगी, और जितना कम देंगे मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अगर बैंक लोन देना एकदम से बंद कर दे या थोड़ा महंगा कर दे तो लोग कम लोन लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि मनी सप्लाई, पब्लिक की जो मार्केट की मनी सप्लाई है वो धीरे धीरे घटने लगेगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से ये एक और इनडायरेक्ट वे है मनी की सप्लाई को घटाने और बढ़ाने का। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में एक और ये ऑब्जेक्टिव क्या है, मनी सप्लाई को रेगुलेट करना बाय मींस ऑफ टू वेज, बाय नॉर्मल मनी सर्कुलेशन एंड बाय क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, नेक्स्ट, टू अटेन प्राइस स्टेबिलिटी। यहाँ पे हमारा प्राइस स्टेबिलिटी से मतलब है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मतलब है, फिर से बता देता हूँ, जनरल प्राइस राइज। ठीक है, जो हमारा जनरल प्राइस राइज है, ठीक है, मुद्रास्फीति, मतलब करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होने लगे अगर धीरे धीरे, तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो उसको भी, इन्फ्लेशन को भी ये
मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है कि हद से ज्यादा इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए और हद से ज्यादा इन्फ्लेशन ना कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए जरूरी भी होता है। नेक्स्ट जो एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, जब आपकी अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, मनी सप्लाई कायदे से सर्कुलेट होगी, ना ज्यादा पैसा होगा मार्केट में ना कम होगा, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी की भी ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, अगर बैंक्स, ये आप इनडायरेक्टली थोड़ा समझते हैं, अगर बैंक्स जो है हमारे इंटरेस्ट रेट क्या करें, जो भी लोन पे इंटरेस्ट रेट देते हैं उसको बढ़ा दिया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब है अगर लोन पे बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया और जो सेविंग पे है उस पे भी बढ़ जाएगा इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो दोनों में बढ़ेगा, लोन में भी और इसमें भी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब क्या हो गया, सेविंग पे भी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो लोग लोन लेने के बजाय क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, एफडी खोलेंगे, ठीक है, आरडी खोलेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक हैबिट जागृत होगी। ठीक है, तो अगर अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो वो ये चीज भी ध्यान में रखती है, उसका भी एक टारगेट रहता है कि लोगों में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट ना छूटे। ठीक है, तो ये मेजर 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जो जनरली आरबीआई ध्यान में रखती है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के समय। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे, जैसे मैंने बोला आपको, रिजर्व बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है किस एक्ट के अंदर बनाता है, आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट में ही प्रोविजन है मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का। ठीक है, और ये जो सेक्शन है, सेक्शन 45ZB, जो आरबीआई एक्ट का ये एक सेक्शन है 1934, इसने ही बोला था कि 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होगी। ठीक है, इसमें हाल ही में रिसेंट में जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसने कुछ चेंजेस भी करे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में। देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। पहला आप देख रहे होंगे, गवर्नर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन, जैसे उर्जित पटेल है रिसेंटली भारत आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, तो ये होते हैं चेयरपर्सन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। नेक्स्ट, डिप्टी गवर्नर, जितने भी 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं वो लोग क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, एक ऑफिसर होता है आरबीआई का जिसको नॉमिनेट करता है सेंट्रल बोर्ड, मतलब सेंट्रल बोर्ड जो है आरबीआई का वो उसे नॉमिनेट करता है एक ऑफिसर को। ठीक है, तो और ये जो चौथे दिख रहे हैं आपको, श्री चेतन घाटे, ये प्रोफेसर है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, ये भी इसके एक मेंबर है। ठीक है, प्रोफेसर पामी दुआ जी, ये डायरेक्टर है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, ये भी इसके मेंबर है। और लास्ट है डॉक्टर रविंद्र एच ढोलकिया, ये प्रोफेसर है IIM अहमदाबाद के। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 3 जो आप देख रहे हैं 3 मेजर मेंबर जो है, चेयरमैन और ये बाकी के 2 गवर्नर्स, ये तो होते ही हैं मेंबर्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, जो कि आरबीआई से रिलेटेड है, मतलब आरबीआई के होते हैं। ठीक है, बाकी ये जो 3 हैं ये नॉन आरबीआई के लेने होते हैं और डिफरेंट फील्ड से होने चाहिए। ये मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, देखिए स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से हैं, ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं, एक बंदा मैनेजमेंट का है। तो ये वेरीड इंटरेस्ट के जो लोग हैं, वेरीड एजुकेटेड लोग हैं, वेरीड इंटरेस्ट में उन लोगों को भी मेंबर रखा जाता है, जिससे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए वो सिर्फ क्या हो, एक बैंकर की माइंडसेट से ना बनाई जाए। ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट का भी उसमें रोल प्ले हो। ठीक है, एक मैनेजमेंट का भी बंदा हो उसमें। ठीक है, एक स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का भी हो। तो अगर डिफरेंट वैरायटी के लोग होंगे, डिफरेंट वेरिड पर्संस लोग होंगे, तो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी वो भारत की जनता को देख के बनेगी और एक पार्शलिटी नहीं होगी, मतलब एज ए बैंकर नहीं बनाई जाएगी कि इंटरेस्ट रेट घटा दिया, बढ़ा दिया, घटा दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो एक मतलब जो नॉर्मल जनता है उसकी सुनी जाएगी, उसकी चीजों को माइंड में रख के पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी
की कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट है, ये आप देख लीजिए, वंस इन एवरी 6 मंथ, 2 बार बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ठीक है, साल में 2 बार, ठीक है, 6 मंथ्स देख रहे हैं, एवरी 6 मंथ्स में एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक जनवरी में, एक जून के आसपास, ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या होता है, सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या कारण है, और इन्फ्लेशन की फोरकास्ट, 6 से 18 मंथ की फोरकास्ट बता देता है, एक टारगेट सेट कर देता है कि भाई इतना इन्फ्लेशन हमको कंटेन करना है, इतना इन्फ्लेशन हमको रखना है, या इतना इन्फ्लेशन हमारा रहेगा, ठीक है। टारगेट भी सेट करता है और फोरकास्ट भी बताता है, ठीक है। और तीसरी चीज आप ये देख लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमिटी है उसको 4 बार एटलीस्ट मिलना होता है, जिसको हम बोलते हैं बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, ठीक है। ये साल में 4 बार होता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन में भी आया है, आरबीआई के क्वेश्चन में भी आ चुका है, आरबीआई ग्रेड बी के पेपर में, आईबीपीएस में भी बहुत बार पूछा गया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमिटी है वो कितने बार साल में मीट करती है, हाउ मेनी टाइम्स इट विल मीट। तो इट विल मीट अराउंड 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ए ईयर, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट 2 बार बनती है, याद रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमिटी है उसका कोरम, मतलब मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 4 मेंबर्स होने चाहिए। कोरम का मतलब है मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए कमिटी में, ठीक है। तो मिनिमम मेंबर्स, कोरम मींस मिनिमम मेंबर, ठीक है। तो 4 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर टूल्स हैं। तो ये देख लीजिए, 9 टूल्स आपको दिख रहे हैं। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको हम एसएलआर बोलते हैं। रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो कि करीब इसका ही पार्ट है, मतलब एलएएफ के अंदर ही रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट आते हैं, इसको हम अलग से भी देखेंगे क्या है। बैंक रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये 9 टूल्स हैं जिसकी मदद से मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। ये 9 टूल्स ही यूज होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के 9 मेजर टूल्स हैं जिनका यूज होता है। और जनरली मैं बता दूं, जो भी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट होती है, या आप कह लीजिए उसका रिव्यू भी जो होता है, उसके जो मेजर हाइलाइट्स होते हैं, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेन कंटेंट्स होते हैं जो आपको ध्यान देने हैं और जो जनरली आपको पेपर में भी दिखेंगे, वो एक तो होता है की पॉलिसी रेट्स में चेंज, ठीक है। की पॉलिसी रेट्स क्या है, बहुत बार पूछा जाता है की पॉलिसी रेट्स क्या होते हैं। तो ये जो भी आपके सीआरआर हो गया, ठीक है, एसएलआर हो गया, रिपो हो गया, ठीक है, रिवर्स रिपो हो गया, ठीक है, बैंक रेट हो गया, ये है आपके की पॉलिसी रेट्स, ठीक है, जिनके ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी निर्भर है, जिसपे मेन फोकस रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। इनमें अगर कोई चेंजेस हैं तो वो इसका पार्ट रहते हैं, जिसको आपको ध्यान देना होता है कि अगर सीआरआर घटा के 5.75 कर दिया 6 से घटा के, ठीक है, ये इस तरह का इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन का टारगेट सेट रहता है, फोरकास्ट रहती है और टारगेट रहता है कि कितना इन्फ्लेशन अगले 6 से 18 मंथ्स में, 6 to 18 मंथ्स में कंटेन करेगी आरबीआई, ठीक है, कितने का टारगेट सेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करें तो फॉरेक्स रिजर्व कितना है, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व ये जनरली यूएस डॉलर में रहता है, बिलियंस में ही होता है, ठीक है। तो ये कितना है, करीब फॉरेक्स रिजर्व का डाटा रहता है। और ग्रोथ फोरकास्ट रहती है, मतलब आपकी जो जीडीपी है वो कितने % ग्रो करेगी, ठीक है, 6%, 7%, ठीक है, इस तरीके से ग्रोथ फोरकास्ट रहता है। और बैंकिंग सेक्टर की न्यूज थोड़ी सी रहती है कि जो भी करंट बैंकिंग सेक्टर की जो कोई प्रॉब्लम है, जैसे एनपीए चल रहा है, एनपीए मेन प्रॉब्लम चल रहा है अभी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो उससे निवारण के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ अगर मेजर स्टेप्स है, कुछ एडवाइस है, तो वो मेंशन रहती है जनरली, ठीक है।
तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते समय। ठीक है, ऐसा तो बहुत सी चीजें होती है, आप सारी चीजें पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन जो मेजर आपके एग्जाम्स के लिए है वो ये की पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट पकड़ते हैं, CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो आपका, आप एक तरह से समझ लीजिए मिनिमम फ्रैक्शन टोटल डिपॉजिट का होता है, जो कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको एज ए रिजर्व कैश के फॉर्म में रखना होता है, किसके पास, RBI के पास। ठीक है, RBI के पास अपना एक मिनिमम कैश रिजर्व रखना होता है, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और अगर आप देखें तो ये टेक्निकल टर्म से बात करें तो एवरेज डेली बैलेंस होता है सारी बैंक का, जो कि उसे मेंटेन करना होता है एज ए परसेंटेज ऑफ NDTL। अब ये क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब कैश रिजर्व ऐसे ही नहीं, आपको किसी भी अमाउंट का नहीं रख देना होता है, जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होती है उसका परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ कैश वो रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। अब ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या है, तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि भाई एसेट्स क्या है बैंक के और लायबिलिटीज क्या है, ये आप मोटा मोटी ब्रॉड वे में समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि NDTL क्या चीज है। एसेट जैसे भी बिल्डिंग हो गई बैंक की, वो एक एसेट है। ठीक है, मशीनरी हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, ये क्या है, एसेट्स है। और अगर हम बात करें तो लोन्स जो कि बाद में बैंक को प्रॉफिट देंगे, वो क्या है, एसेट है। बट सेविंग डिपॉजिट, करेंट डिपॉजिट, जितने डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट TD, टर्म डिपॉजिट RD FD, ये सब क्या है, लायबिलिटीज है, क्योंकि इस पे क्या है, इंटरेस्ट देना है बैंक को। आपके पास अगर किसी ने पैसा जमा कर दिया तो वो आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीजें क्या है, लायबिलिटीज है। तो इनका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, मतलब इनका कुछ परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ कैश किसे देना होता है, रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका क्यों इसको रखने की जरूरत पड़ती है जनरली, क्योंकि आप ये समझ लीजिए बैंक के पास क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ लोन रहता है, लोन देता है वो, और कुछ अमाउंट ऑफ उसके पास डिपॉजिट रहता है। ठीक है, हर समय जरूरी नहीं है या डेली बेसिस पे जरूरी नहीं है कि जितना डिपॉजिट है उतना ही वो लोन दे पाए। मतलब डेबिट जो लोन का देना है और डिपॉजिट जो उसके पास है, उसमें क्या होता है, मिसमैचेस होने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए क्या होता है, जरूरत पड़ती है बैंक को, ऐसा ना हो कि आपके पास मतलब पैसे लेने के लिए अगर कस्टमर आता है, ठीक है, ऐसा ना हो कि बैंक के पास पैसे ना बचे। ठीक है, कि सारा उसने लोन में दे दिया। ठीक है, कि बैंक को बंद होने से बचाने के लिए, मतलब अगर आप पैसा कमाते हो, ठीक है, आपके पास जॉब है, आप पैसा कमाते हो, तो आप ना कुछ अमाउंट कहाँ रखते हो, सेविंग में रखते हो। सेविंग में रखते हो, क्यों रखते हो सेविंग में, कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो जाए कि आपके पास सारा पैसा खत्म हो जाए, तो आपके पास एक सेविंग बनी रहे जहां आप इमरजेंसी फंड से निकाल के यूज कर पाओ। तो वो एक तरीके से आप समझिए CRR क्या है, एक तरीके से बैंक्स का इमरजेंसी फंड है, जो उसको RBI के पास एज ए रिजर्व रखना होता है। ठीक है, कि कभी ऐसा ना हो कि बैंक आउट ऑफ कैश हो जाए, तो तब क्या होगा, तो अगर आउट ऑफ कैश हो जाते हैं तो बैंक क्या करता है कि अपने CRR में से निकाल के अपने डिपॉजिटर की नीड पूरी कर सकता है। ठीक है, और CRR ये देख लीजिए सेक्शन 42(1) ऑफ RBI एक्ट 1934 में डिफाइंड है। ठीक है, तो RBI एक्ट 1934 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के लिए। इसी में मेजर आपके जो प्रोविजंस हैं बैंकिंग से रिलेटेड, रेट से रिलेटेड, की पॉलिसी रेट से रिलेटेड, वो सब इसी में डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करी जाए तो CRR आपके जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब बात अगर हम करें कि CRR स्पेसिफिकेशन क्या है, मॉनिटरी, अब आप समझ लीजिए मनी सप्लाई पे कंट्रोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा RBI का। अगर आपने बैंक का फॉर एग्जांपल 6% एज ए कैश रिजर्व
अपने पास रख लिया आरबीआई ने, तो 6% क्या हो जाएगा, कैश बैंक से गायब हो जाएगा। कहाँ गायब हो जाएगा, मतलब इकोनॉमी से गायब हो जाएगा। वो इस 6% को लेंड नहीं कर सकता, कस्टमर्स को नहीं दे सकता, तो वो कहाँ चले जाएंगे, आरबीआई के पास चला जाएगा वो पैसा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ से मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है आरबीआई, यहीं से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक है, जितना ज्यादा रेट बढ़ा देगा सीआरआर का, अगर सीआरआर का रेट बढ़ा देगा परसेंटेज, तो बैंक को ज्यादा पैसा जमा करके रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, और कम पैसा उसके पास बचेगा लोगों को लेंड करने के लिए, अपने कस्टमर्स को लेंड करने के लिए, लोन देने के लिए। ठीक है, तो कम लोन देगा तो क्या होगा, मार्केट में, इकोनॉमी में कम मनी की सप्लाई होगी। ठीक है, तो इस वे से आरबीआई मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। ठीक है, और आप ये समझ लीजिए, ये जो आप देख रहे हो बैंक्स, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, मैंने आपको बोला अपना कुछ स्पेसिफाइड पार्ट टोटल डिपॉजिट का एज ए रिजर्व सबमिट करते हैं, रखते हैं आरबीआई के पास, इसीलिए इसको फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मतलब फ्रैक्शंस ऑफ टोटल डिपॉजिट एज ए रिजर्व सेविंग विद आरबीआई। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। ये देख लीजिए, छोटा सा एग्जांपल मैं दे के आपको समझाना चाहता हूँ कि रियल वर्ल्ड में, रियल सिनेरियो में क्या होता है सीआरआर। सीआरआर का रेट हमने मान लिया 4% है, तो अगर 4% रेट है और 1000 रुपए डिपॉजिट है बैंक के पास, ठीक है, 1000 रुपए बैंक के पास डिपॉजिट है, तो उसको 40 रुपए एज ए सीआरआर आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। तो अब उसके पास बचे कितने, 960 रुपए, मतलब अब ये सिर्फ 960 रुपीज को ही लेंड कर सकता है और डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज कर सकता है। ठीक है, बाकी उन 40 रुपए को वो हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, वो तभी लगा सकता है जब उसको इमरजेंसी हो, इमरजेंसी सिचुएशन में। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए, चाहे ये पैसा पूरा डूब भी जाए, इतना अमाउंट उसके पास हमेशा रहेगा एज ए रिजर्व। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सीआरआर। नेक्स्ट आते हैं स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो की ओर, कि ये क्या होता है स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है, रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट्स टू नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये देख लीजिए, अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, इसमें एक जो मेजर डिफरेंस क्या है, बैंक्स को ये अपने पास ही रखना है। ठीक है, नॉट विद आरबीआई, एसएलआर मेंटेन करना है बैंक को अपने ही पास। और किस फॉर्म में करना है देख लीजिए, हैव टू मेंटेन स्टिपुलेटेड पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ये देख लीजिए, इस यहाँ पे भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का ही उसे कुछ प्रोपोर्शन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स रखना है। लिक्विड एसेट्स का मतलब जो कि इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वो एसेट्स जो कि इजिली कैश में कन्वर्टेबल हो। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या फॉर्म्स रहेंगे, किस क्या क्या चीजें इसके पार्ट रहते हैं एसएलआर के, किन किन फॉर्म्स में वो उसे रखना होता है, वो आप देख लीजिए, ये डिफाइंड है आरबीआई की वेबसाइट में भी। लिक्विड एसेट्स, कैश तो होगा ही, प्योर लिक्विड है। गोल्ड वैल्यूड एट ए प्राइस नॉट एक्सीडिंग करेंट मार्केट प्राइस। ठीक है, करेंट मार्केट प्राइस से ज्यादा का प्राइस का नहीं होना चाहिए गोल्ड की वैल्यू। ठीक है, आप अगर एसएलआर में जो सिक्योरिटीज मेंटेन करनी होती हैं वो देख लीजिए क्या है, डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं। ठीक है, आपके ट्रेजरी बिल्स हो गए। ठीक है, डेटेड सिक्योरिटीज जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, और ये मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंतर्गत जो भी आपकी डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो इसका पार्ट होती हैं। और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है, ये भी इसका एसएलआर का ही पार्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ कैश में नहीं मेंटेन करना है एसएलआर को, आपको कैश के साथ साथ गोल्ड, सिक्योरिटीज, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, मतलब इन द फॉर्म ऑफ, आप समझ लीजिए सिक्योरिटीज, आपको नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंटेज जमा करना होता है, अपने ही पास मेंटेन करना होता है बैंक्स को, नॉट विद द आरबीआई। ठीक है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज बैंक हैव टू मेंटेन एसएलआर। ठीक है,
अब अगर बात करें जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल्ड, प्राइमरी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, सभी को एसएलआर मेंटेन करना होता है। लेकिन सीआरआर मैंने क्या बोला था, सिर्फ कॉमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना होता है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स को। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जितने भी प्राइमरी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सभी को एसएलआर को मेंटेन करना होता है। अब बात आती है कि अगर एसएलआर कम होगा, अगर आरबीआई एसएलआर को कम करेगा तो उसका क्या मतलब है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा बैंक पे। तो जैसे ही एसएलआर कम होगा, क्या होगा कि बैंक के पास मनी ज्यादा रहेगा, ठीक है। बैंक के पास क्या होगा, मनी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाने वाली है। इससे क्या होगा, मनी की अवेलेबिलिटी बढ़ने का मतलब लोअर एसएलआर का मतलब है लो इंटरेस्ट रेट, मतलब एसएलआर के इंटरेस्ट रेट, एसएलआर के रेट को घटा दिया। एसएलआर के रेट को घटाने का मतलब है बैंक क्या करेंगे, बैंक के पास ज्यादा मनी होगा, मतलब उसे एसएलआर में कम मनी देना है, एसएलआर में कम मनी देना है। अगर एसएलआर की वैल्यू, एसएलआर का परसेंटेज कम कर दिया, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल 22 था, आरबीआई ने घटा के उसे कर दिया कि भाई अब तुम्हें सिर्फ 20% ही एसएलआर मेंटेन करना है, ठीक है। तो जितना सिक्योरिटीज कैश इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर मेंटेन करना था बैंक को, अब क्या करेगा, 2% कम करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये 2% बैंक के पास एज ए अवेलेबल कैश मनी होगा इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, कैश जो भी है, ठीक है। तो ज्यादा मनी लेंड कर पाएगा। ज्यादा मनी लेंड कर पाने से मतलब है उसको, वो जो भी आपके लोन का इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर देगा, ठीक है। तो आपके लोन्स क्या होंगे, चीप हो जाएंगे। जैसे ही लोन चीप हो जाएंगे, लोग आपसे ज्यादा लोन लेंगे, बैंक से ज्यादा लोन लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस करने के लिए, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, अपनी कार खरीदने के लिए, हाउस खरीदने के लिए, हाउस बिल्ड करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस से लोग लोन लेंगे आपसे, बैंक से, ठीक है। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। क्यों, क्योंकि लोगों के पास मनी की सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। लोगों के पास मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि मनी की सप्लाई बढ़ने का मतलब है चीजों के दाम महंगे हो जाएंगे, चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपके पास ज्यादा मनी होगा तो जो चीज 50 रुपए की मिल रही है वही आपको 60 रुपए की मिलेगी, ठीक है। तो सीधा सा मतलब क्या है कि लो एसएलआर करने का मतलब है इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। और यही अगर हम बात करें एसएलआर की, एसएलआर हमने बढ़ा दिया, आरबीआई जैसे एसएलआर कह देगा कि भाई 22% से बढ़ा के मैंने कर दिया आपका 24% एसएलआर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, बैंक के पास कम ही मनी रहेगा लोगों को लेंड करने के लिए, ठीक है, ठीक है। हायर इंटरेस्ट रेट लेगा वो लोन पे, हायर इंटरेस्ट रेट लेगा तो कम लोग ले पाएंगे ना लोन, जो लोग अमीर हैं, जो लोग लोन अफोर्ड कर सकते हैं वही ले पाएंगे लोन, ठीक है। तो लोन कम होगा तो क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई घट जाएगा, क्योंकि लोगों को इजीली मनी नहीं मिल पा रहा है बैंक से। क्या हो रहा है, उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जा रहा है। इंटरेस्ट रेट लोन पे बढ़ने का मतलब है मनी सप्लाई घटना, लोगों के पास कम मनी आना, और कम मनी आने का मतलब धीरे धीरे इन्फ्लेशन का गिरना, ठीक है। इन्फ्लेशन धीरे धीरे घटने लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में बात करें तो इससे क्या होगा, स्लो डाउन इन इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे इकोनॉमी की ग्रोथ, जीडीपी जो जिसे आप बोलते हो, जीडीपी धीरे धीरे घटने लग जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था थोड़ा पहले कि इन्फ्लेशन जो होता है इकोनॉमी के लिए थोड़ा जरूरी होता है। निगेटिव इन्फ्लेशन, जिसे हम डिफ्लेशन बोलते हैं, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका कम से कम 2 to 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए, और आरबीआई का कहना है सिंगल डिजिट अगर इन्फ्लेशन है तो उसको मैनेज करा जा सकता है, ठीक है। उसमें पॉलिसी रेट में चेंज करके चीजों को, और क्या कहते हैं, पॉलिसी रेट को कम करके, मनी सप्लाई को रेगुलेट करके इन्फ्लेशन को घटाया जा सकता है, मेंटेन करा सकता है। लेकिन जहां आपका इन्फ्लेशन डबल डिजिट हो गया, वहां से उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपका जैसे ही एसएलआर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन आपका धीरे धीरे घटने लग जाएगा, क्योंकि लोगों के पास मनी सप्लाई घटने लगेगी, ठीक है। अब
बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें, जल्दी से देख लें सीआरआर और एसएलआर में क्या है कि सीआरआर आपको आरबीआई के साथ मेंटेन करना है, एसएलआर आपको बैंक में ही मेंटेन करना है, बैंक को खुद। सीआरआर कैश के फॉर्म में मेंटेन होगा, एसएलआर आपका कैश, पीसीएस, मेटल्स, गोल्ड्स और सिक्योरिटीज के फॉर्म में मेंटेन होगा। ये लिक्विडिटी, मनी सप्लाई को, जो हम कहते हैं मनी सप्लाई को रेगुलेट करेगा, और ये करेगा क्रेडिट ग्रोथ, जो बैंक का लोन लेने की क्षमता है, बैंक की लोन्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है, कि बैंक कितना कम लोन दे या ज्यादा लोन ले, इसको कंट्रोल करेगा। यहाँ पे हम बात करें परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो मेंटेन करी जाएगी, और यहाँ पे मेंटेन करा जाएगा कि बैंक ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, एसएलआर का मेन मोटिव क्या रहता है कि बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। इसका भी मेन पर्पज यही है कि अगर आपके पास एकदम से बैंक के पास कैश खत्म हो गया और उसने अगर एसएलआर प्रॉपरली मेंटेन करा हुआ, तो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके आरबीआई को कैश ले सकता है और अपना बिजनेस चला सकता है। इसीलिए ये प्रोविजंस रखे जाते हैं कि एसएलआर मेंटेन करा जाए, सीआरआर मेंटेन करा जाए। ठीक है, थोड़ा कैश भी एज ए रिजर्व रखना जरूरी है, और थोड़ा सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, ये भी मेंटेन करना जरूरी होता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। और यही रीजन है कि जब 2007-8 में जब रिसेशन आया था ग्लोबल लेवल पे, यूएस के लेमन ब्रदर्स जैसे बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स ढह गए थे, उस समय भारत की इकोनॉमी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाया था, क्योंकि भारत की जो बैंकिंग सेक्टर है बहुत ही स्ट्रांग था। उसका रीजन क्या था कि जो भारत की मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स बैंक्स मेंटेन करता है, सीआरआर, एसएलआर, इनकी वजह से बैंक बच गए थे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो भी लोन देता है बैंक अपना एक प्रोविजन मेंटेन रखता है, लेकिन बाहर के जो बैंक है, खासतौर पे यूएस के, यूरोप के, ये लोन्स तो देते हैं बट ये एक अपना उसका प्रोविजन नहीं मेंटेन करते कि अगर वो लोन फेल हुआ तो आपके पास उसकी बैकिंग के लिए कुछ पैसा है कि नहीं। ठीक है, और नहीं होगा तो उसका रिजल्ट यही होगा कि बैंक डूब जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीआरआर और एसएलआर। नेक्स्ट बात करते हैं रिपो रेट के लिए, जिसे हम रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। ये किस तरह का रेट है? ये ऐसा रेट है कि जनरली इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी है, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से नहीं है, इकोनॉमी बैकग्राउंड के नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, जो पहली बार इसको पढ़ते हैं, तो जनरली मैंने देखा है बहुत बार मैगजीन्स में और पेपर में भी बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, इट इज ए रेट एट विच बैंक्स बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई, बस। बट दिस इज नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ रिपो रेट। रिपो रेट क्या है कि बैंक बोरो तो करता है मनी, लेकिन बाय सेलिंग देयर सरप्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएंगी कहां से? जो उसने एसएलआर में मेंटेन करी हुई है। अगर उसने एक्सेस में मेंटेन कर ली है, ज्यादा हो गई हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो उनको क्या बोला था मैंने, सेल करके बैंक आरबीआई से मनी बोरो कर सकता है। ठीक है, कहां से? आरबीआई से, जब उसको मनी की जरूरत पड़े तो। ठीक है, ये रोल है एसएलआर का, जो आपको यहाँ पे रिपो रेट में दिख रहा है। ठीक है, और इस रेट पे क्या करता है आरबीआई? कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, इट इज द रेट एट विच बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई बाय सेलिंग देयर सरप्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई। ठीक है, जनरली ये जो लोन्स होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, अप टू 2 वीक्स, या ओवरनाइट भी कह सकते हैं आप, एक दिन के भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें आप ये याद रखिएगा कि आरबीआई लेंड करता है मनी, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्लेज रख के, मतलब बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न देनी होती है, जो भी वो बैंक आरबीआई से मनी बोरो कर रहा है। ठीक है, और इस शर्त के साथ कि जब भी बैंक को जरूरत होगी तो वो फिर से वो सिक्योरिटीज को वापस आरबीआई से खरीद लेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉमिस रहती है, ये एक तरह का क्या कहलाता है, ऑफर होता है, रीपर्चेज ऑफर। इसी वजह से इसका नाम है रीपर्चेज ऑफर। रिपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑफर। रिपो रेट। ठीक है, मतलब फिर से हम रीपर्चेज करेंगे जब हमको जरूरत होगी। अभी हमको जरूरत है तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको दे के बैंक से बोरो कर रहा हूँ,
मतलब आरबीआई से मनी ले रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूं कि बैंक्स क्या करते हैं, एग्रीमेंट, एक तरह का एग्रीमेंट करते हैं आरबीआई से कि वो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रीपरचेज कर लेंगे फ्यूचर डेट में एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। ठीक है, मतलब पहले से प्राइस सेट हो जाता है कि इतने प्राइस पे हम फ्यूचर डेट पे उसको फिर से खरीद लेंगे। ठीक है, तो इट इज नॉट अ नॉर्मल लेंडिंग। और ये समझ लीजिए दिस इज द रेट एट विच लिक्विडिटी इज इंजेक्टेड इन द बैंकिंग सिस्टम। मतलब इस रेट पे जब भी कोई चेंज करता है आरबीआई, तो उसका मेजर फोकस क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना, मतलब मनी सप्लाई को बैंकिंग सिस्टम में घटाना या बढ़ाना। इंजेक्ट करना मतलब बढ़ाना। ठीक है, तो अगर रेपो रेट को वो क्या करेगा, कम कर देगा, तो क्या होगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा आरबीआई से मनी को बोरो कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कम रेट पे ज्यादा मनी बोरो करेंगे। लेकिन अगर रेपो रेट को क्या करेगा, घटा देगा, रेपो रेट को अगर कम कर दिया तो बैंक्स क्या होगा, मतलब बैंक के जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग है वो कम हो गई, तो बैंक ज्यादा से ज्यादा आरबीआई से लोन लेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कम दाम पे लोन ले पाएंगे। लेकिन वहीं अगर रेपो रेट को बढ़ा देगा तो बैंक कम से कम लोन लेंगे, क्योंकि उनके लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ लेंडिंग उनके लिए बढ़ गई क्योंकि आरबीआई क्या कर रहा है, ज्यादा रेट चार्ज कर रहा है मनी को बोरो करने के लिए, मनी को बोरो देने के लिए। ठीक है, अब ये देख लीजिए रेपो का ट्रांजैक्शन एक ब्रॉड वे में कि बैंक्स को जब भी मनी की जरूरत होगी तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न अपनी जो सरप्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनको आरबीआई को ऑफर करेंगे, इस ऑफर के साथ कि वो उसे रीपरचेज कर लेंगे इन फ्यूचर डेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। ठीक है, और आरबीआई उनको रेपो रेट पे ये जो मनी है, शॉर्ट टर्म मनी कह लीजिए इसको, बैंक को प्रोवाइड कर लेगा उनकी डे टू डे कैश नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि डे टू डे बैंक्स की नीड्स कभी कभी हो जाती, पैसा कम पड़ जाता है, तो वो यहाँ से रिपो ट्रांजैक्शन के थ्रू पैसा आरबीआई से उठाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जो कि रिपो ट्रांजैक्शन में यूज होती हैं। तो ये याद रख लीजिएगा, आपकी जो मेन सिक्योरिटीज क्या है, ट्रेजरी बिल्स, जिसे टी बिल्स हम बोलते हैं। ठीक है, कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है, कैश मैनेजमेंट बिल्स, और आपके बॉन्ड्स होते हैं, डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स होते हैं। फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग रेट जिसके रेट मार्केट रेट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स होते हैं, और एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, तो ये सारे इसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के टाइप्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के पार्ट्स हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ दीज थिंग्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिपो ट्रांजैक्शन में यूज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स रिपो की। रिवर्स रिपो उल्टा है, मतलब अब यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि बैंक्स लोन देते हैं आरबीआई को, नहीं। बैंक के पास जो सरप्लस फंड है, सरप्लस डिपॉजिट है, मतलब जो जितना उसके पास रखना चाहिए था, अगर उससे एक्सेस मनी हो जाता है बैंक के पास, तो वो क्या करता है, आरबीआई के पास रख लेता है, एज ए क्या करता है, पार्क कर देता है। ठीक है, आप गाड़ी ले जाते हो मॉल में, वहां पे नहीं रख पाते तो क्या करते हो, पार्किंग कर देते हो एज ए सेफ प्लेस, पार्किंग एट सेफ प्लेस करते हो। ठीक है, तो इसके पास जब बैंक्स के पास एक्सेस फंड हो जाते हैं तो उनको भी अपना मनी को पार्क करना होता है, तो वो क्या करेगा, सेफ हैंड्स में ही करेगा। ठीक है, लोकल मनी लेंडर्स और इन सबको नहीं दे सकता क्योंकि वो अनसेफ है। सबसे सेफ कौन है, आरबीआई। इसी वजह से बैंक्स क्या करते हैं, अपना एक्सेस जो फंड्स है, एक्सेस फंड्स, उसको आरबीआई के पास मेंटेन करते हैं, और उस पे आरबीआई उल्टा इनको इंटरेस्ट रेट देता है। ठीक है, वो एक्सेस फंड मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और ये भी शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होता रिवर्स रिपो। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है देख लीजिए, मैंने यही बोला, बैंक के पास जब सरप्लस फंड होगा और उसको लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं इस टाइम पे मिलेगा, तब वो क्या करेगा कि डिपॉजिट कर देगा इस फंड को आरबीआई के पास।
और इस पे क्या होगा, बैंक को इंटरेस्ट भी मिलेगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये जो रेट है एब्सॉर्ब करता है लिक्विडिटी को। ठीक है, ये रेट क्या करेगा, अब क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा लिक्विडिटी को। मतलब बैंक्स के पास जो भी फंड्स है एक्सेस, वो क्या हो गया, कहाँ चले गए, आरबीआई के पास। मतलब वो अब जो एक्सेस फंड है, वो मनी मार्केट में नहीं अवेलेबल होगा। वो एक्सेस फंड कहाँ रख दिया बैंक ने, आरबीआई के पास। तो उसने क्या करा, आरबीआई ने क्या करा, जो मार्केट के पास होना चाहिए था, बैंक्स के पास होने चाहिए थे फंड, वो अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब उसने क्या करा, जो लिक्विडिटी, जो आप एक समझ लीजिए लिक्विडिटी हो सकती थी, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसीलिए इस रेट का नाम है रिवर्स रेपो का, इट एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक्स। बहुत बार क्वेश्चन में आता है, पूछा भी गया है बहुत बार आईबीपीएस में, आरबीआई में, कि कौन सा ऐसा रेट है जो लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है, तो वो रेपो रेट है। और कौन सा ऐसा रेट है जो एब्सॉर्ब करता है लिक्विडिटी को, तो वो है रिवर्स रेपो। ठीक है, तो जब भी आरबीआई को ये फील होता है कि मार्केट में, बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा मनी फ्लोट हो रहा है, तो वो इस रेट का यूज करता है, रिवर्स रेपो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की। ये क्या है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी? अब इससे आपको समझ में आ ही रहा है कि लिक्विडिटी का मतलब मनी। ठीक है, मनी के एडजस्टमेंट की फैसिलिटी। ठीक है, मनी को कैसे एडजस्ट करा जाए, तो ये एक ऐसा टूल है, ये आप समझ लीजिए। अगर मैं बात करूं कि सेकेंड नरसिम्हा कमेटी जो थी 1999 में, सेकेंड नरसिम्हा कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड करा था सबसे पहले लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मतलब इंटरिम कह लीजिए, आधी अधूरी पॉलिसी बनी थी, उसका प्रॉपर कोई पॉलिसी नहीं बन पाई थी 1999 में। ठीक है, फिर धीरे धीरे खूब चेंजेस हुए, और 2001 में, 2004 में प्रॉपर चेंजेस होने के बाद एलएएफ कायदे से आरबीआई इंप्लीमेंट करा। आरबीआई की एक कमेटी बनी, उसने इंप्लीमेंट करा प्रॉपर चेंजेस के साथ। ठीक है, तो उसके अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है क्या, बेसिकली इसमें भी क्या है, बैंक्स बोरो करते हैं मनी को थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही दो रेट्स बता दिए हैं कि क्या करता है एलएफ, रीपर्चेज कहाँ से होता है, रिपो और रिवर्स रिपो से। तो मतलब जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, उसमें ये दो पार्ट्स होते हैं, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट के। ठीक है, ये दोनों ही एलएफ के पार्ट हैं। जब भी रिपो और रिवर्स रिपो का ट्रांजैक्शन होता है, वो एलएफ के अंदर ही होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर। और जो भी बैंकिंग सेक्टर में डे टू डे मिसमैचेस होते हैं लिक्विडिटी के, मतलब जब भी बैंकिंग सेक्टर में पैसे की कमी होगी, मनी सप्लाई की कमी होगी, तब वो पैसा लेगा आरबीआई से। ठीक है, और जब कमी होगी, मतलब जब ज्यादा होगा पैसा, तो पार्क करेगा अपने उस मनी को आरबीआई के पास। ठीक है, तो ये है बेसिकली क्या, एडजस्टमेंट ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, और इस पे बैंक को इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, और ये मैं बता दूं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो आरबीआई ने शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को और प्राइमरी डीलर्स दोनों के लिए रखी हुई है, एक्सक्लूडिंग आरआरबीज। मतलब जो ग्रामीण बैंक होते हैं आपके, ठीक है, ग्रामीण बैंक, आरआरबीज, उनके लिए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी नहीं है, याद रखिएगा। एलएफ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रामीण बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, किसके लिए, सिर्फ प्राइमरी डीलर्स एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट अब बात करते हैं बैंक रेट क्या है। बैंक रेट की अगर बात करें, ये नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है आरबीआई, जो नॉर्मल मनी लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को। मतलब इसमें कोई रीपर्चेज का ऑफर नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। इसमें आरबीआई सिंपल मनी को लेंड कर रहा है, लोन दे रहा है बैंक्स को उनको जरूरत पड़ने पे। और अगर हम बात करें तो अब इसमें बैंक रेट में और रिपो रेट में क्या फर्क है, तो रिपो रेट में क्या फर्क था कि बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन रिटर्न देनी पड़नी थी विद ए प्रॉमिस, with the offer that it will repurchase at a future date at predetermined price। मतलब फ्यूचर डेट पे फिर से खरीद पाएगा एक पर्टिकुलर प्राइस पे। ठीक है, लेकिन बैंक रेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल बैंक के पास पैसे की कमी होगी, आरबीआई को अप्रोच करेगा, आरबीआई उसको लेंड करेगा, लोन देगा एट ए बैंक रेट। ठीक है,
और ये शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तभी ये लिखा है कि बैंक रेट इन्फ्लुएंस लेंडिंग रेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब जिस तरह से जिस हिसाब से आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा बैंक से, वही इंटरेस्ट रेट बैंक्स क्या करेंगे अपने कस्टमर से उस हिसाब से चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर बैंक के लिए महंगा होगा लोन लेना तो कस्टमर्स के लिए भी वो महंगा कर देंगे, ठीक है। अगर बैंक के लिए सस्ता होगा मतलब बैंक रेट कम होगा तो वो उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, कस्टमर्स में। मतलब बैंक्स जो लोन्स देंगे अपने कस्टमर्स को वो लोन के रेट्स भी कम करके देंगे, मतलब लोन के रेट कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, पूरा जो लैंडिंग सेक्टर है मतलब क्रेडिट सेक्टर है बैंक का, वो इससे गवर्न होता है, इससे इन्फ्लुएंस होता है। अब ये देख लीजिए, जैसे हायर बैंक रेट का मतलब है हायर लैंडिंग रेट्स, ठीक है। और इससे भी आप समझ लीजिए कि जो लिक्विडिटी है वो खत्म करी जाती है। आरबीआई जब भी बैंक रेट को बढ़ाता है तो मनी सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बैंक के लिए अब क्या हो गया, लोन्स महंगे हो गए तो वो कस्टमर के लिए महंगा कर देंगे, जैसे मैंने बोला, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन भी आपका मेंटेन होगा, ठीक है। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि बैंक कम लोन ले पाए और मनी सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाए, ठीक है। तो अब बात आती है कि कौन से रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन मेंटेन करता है बैंक मतलब आरबीआई। तो हम बात करें तो पहले 2004 से पहले की अगर हम बात करें, जब से एलएफ नहीं आया है, एलएफ से पहले तक बैंक रेट से ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होता था, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेजर था, ठीक है। उतना जल्दी इम्पैक्ट नहीं पड़ता था इन्फ्लेशन पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2004 के बाद जब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आई, तब तब से बैंक आरबीआई क्या करता है कि रिपो और रिवर्स रिपो रेट को चेंज करता है, और रिपो रेट के चेंज घटाने बढ़ाने से इन्फ्लेशन के रेट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं, रिपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट आपका लॉन्ग टर्म मेजर है, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो जब भी आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करनी होती है तो बैंक रेट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, नेक्स्ट टूल है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये क्या चीज होती है, इसकी अगर हम बात करें तो इट इज ए विंडो फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इसमें भी बैंक्स को बोरो करता है आरबीआई मनी, ठीक है, इन इमरजेंसी सिचुएशन। लेकिन इसमें भी क्या है, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिहाफ पे, ठीक है। मतलब अब इसमें क्या है, ओवरनाइट वाली बात है, ठीक है। वहां पे शॉर्ट टर्म था, 2 वीक्स की बात थी रिपो रेट की। यहाँ पे अगर हम बात करें, वहां पे भी बैंक को लोन दे रहा था आरबीआई, ठीक है, लेकिन और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रहा था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे क्या है, ओवरनाइट बेसिस पे, मतलब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में, 1 डे की बात है ये। एक दिन में अगर बैंक को जरूरत पड़ गई तो वो इस फैसिलिटी का यूज करेगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का, ठीक है। ठीक है। अब बात क्या है कि इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, जब रिपो रेट ऑलरेडी था। तो रिपो रेट जनरली क्या था कि मैंने जैसे बोला, जब एक दिन की बात होगी तब इसका यूज होता है। जब भी एक दिन की बात होती थी, एक दिन में ओवरनाइट पे मनी की जरूरत पड़ती थी बैंक्स को, तो वो बाकी की जो मार्केट है, मनी मार्केट है, उसको अप्रोच करता थे बैंक्स, ठीक है। तो जो बाकी की मनी मार्केट है उसमें इंटरेस्ट रेट अपने हिसाब से वो लोग चार्ज करते हैं, तो बैंक के लिए क्या होता था काफी महंगा हो जाता था, ठीक है। बहुत ही एब्रप्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, क्योंकि एकदम से आपकी इमरजेंसी सिचुएशन अगर बैंक की, तो वो अपने रेट बढ़ा देते थे, बाहर के जितने भी मनी मार्केट प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो वो क्या होता था, जो भी मनी की रिक्वायरमेंट है बैंक के लिए महंगी हो जाती थी, ठीक है। तो इस मेन ये दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने खुद से एक रेट निकाला, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी निकाली, ठीक है, जिसके चलते कि बैंक्स के पास अगर एकदम से मनी की जरूरत है तो वो आरबीआई से ले सकते हैं, और उनके पास जो सिक्योरिटीज हैं अपनी सिक्योरिटी को प्लेज करके, ठीक है। अगर सिक्योरिटीज को प्लेज करेंगे तो आरबीआई उनको ओवरनाइट ये फैसिलिटी देगा कि वो पैसे ले सकते हैं, ठीक है।
और ये बहुत ही नया रेट है। मई 9 2011 में ये लॉन्च कराया आरबीआई ने, ठीक है। और इसके अंतर्गत बैंक जो मनी ओवरनाइट बोरो करते हैं बैंक आरबीआई से, वो 1% ऑफ देयर एनडीटीएल, मतलब जितना उनका टोटल एनडीटीएल है उसका 1% ही ले सकते हैं आरबीआई से। ये ध्यान देने वाली बात है। और जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है एमएसएफ पे आरबीआई, वो 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा होता है रिपो रेट से, ठीक है। रिपो रेट से 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा होता है, मतलब 1% इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, ठीक है। 100 बेसिस पॉइंट रिपो रेट, अगर रिपो रेट 4% है, ठीक है, तो एमएसएफ का रेट 5% होगा, 5% पे वो देगा। और इसका एक मिनिमम अमाउंट भी है, मिनिमम 1 करोड़ रुपए से कम नहीं देगा, और इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज 1 करोड़ ही देगा, ठीक है। ये नहीं कि 1.5 करोड़ ले लिया, 2.5 करोड़ ले लिया, नहीं, या तो 1 करोड़ या तो 2 करोड़ या तो 3 करोड़, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 1 करोड़। नेक्स्ट आते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है। ये भी एक ऐसा टूल है आरबीआई के पास जिससे वो एक्सेस लिक्विडिटी जो है मार्केट में उसको सक आउट कर लेता है, खींच लेता है एक्सेस लिक्विडिटी को अपने पास बाय इशूइंग सिक्योरिटीज। ये देख लीजिए, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, इनको वो इशू करता है और इससे वो क्या करता है, लिक्विडिटी को अब सक आउट कर लेता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जितनी भी ये सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उनको वो सेल करेगा, ठीक है। जो उसके पास सिक्योरिटीज हैं उनको मार्केट में सेल करेगा। मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं और जितने भी बैंक्स हैं, अदर मनी मार्केट प्लेयर्स हैं, वो क्या करेंगे, सिक्योरिटीज खरीदेंगे और क्या देंगे, मनी देंगे, ठीक है, और सिक्योरिटीज लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो मनी सप्लाई है उनके पास, वो कहाँ चला गया, आरबीआई के पास, मतलब जो एक्सेस मनी सप्लाई है वो सक आउट कर लिया आरबीआई ने, ठीक है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। और मैं आपको बता दूं, जब आपका डीमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 2016 में, मोदी जी ने अनाउंस करा था, उसके बाद से लोगों ने क्या करा कि पुराने नोट खूब सारे जमा कर दिए, 500 और 1000 के। तो उससे क्या हुआ, मनी सप्लाई जो थी बैंकिंग सेक्टर में बढ़ गई, ठीक है। लोगों के पास से तो सप्लाई हट गई, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर उसके पास एक्सेस हो गया मनी सप्लाई। तब आरबीआई ने क्या करा कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के तहत उसने इसकी लिमिट को बढ़ा दिया। इससे पहले 30,000 करोड़ ही जो था मार्केट स्टेबलाइजेशन में आरबीआई सक आउट कर सकता था, उसने इसकी लिमिट को बढ़ा के 6 लाख करोड़ कर दिया। ये देखिए, 6 लाख करोड़ कर दिया और 6 लाख करोड़ मार्केट से उठा लिए, जो कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम में बैंकिंग सेक्टर में आ गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसको लॉन्च किया था गवर्नर, आरबीआई गवर्नर वाईवी रेड्डी जी ने 2004 में, इस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम को, कि मार्केट को स्टेबल करना, ठीक है, जो भी एक्सेस मनी है उसको सक आउट कर लेना, ठीक है। जब भी मार्केट में एक्सेस मनी होता है तो आरबीआई इस टूल का इस्तेमाल करता है, ठीक है, ठीक है। अब याद रखिएगा, सीआरआर क्या है, कंटीजेंसी फंड है, मैं आपको पहले बताया। सीआरआर एक तरीके का इमरजेंसी फंड है जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन अब डिफरेंस क्या है एमएसएस का। एमएसएस क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है, ठीक है, इन रिटर्न ऑफ क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लेकिन रिटर्न भी देता है, मतलब कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे मनी को लेता है, यानी कि सिर्फ ले लिया। सीआरआर में क्या है कि कुछ फ्रैक्शन ऑफ रिजर्व आरबीआई के पास बैंक को मेंटेन करना है, बट वो जो, याद रखिएगा, जो रिजर्व है वो बैंक का ही है, बट आरबीआई एज ए एजेंट उसको, आरबीआई एज ए एजेंट मेंटेन कर रहा है, तो वो उस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं चार्ज करता, ठीक है। लेकिन ना तो कोई इंटरेस्ट देता है बैंक्स को, ना ही उनसे कोई चार्ज करता। लेकिन एमएसएस पे जब भी वो एक्सेस लिक्विडिटी लेता है बैंक से, तो उस पर कुछ रिटर्न देता है, कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स को देता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है एमएसएस का सीआरआर से। और ये फिक्स टेन्योर के लिए होता है, 5 साल 10 साल, डिपेंड करता है कितने साल के लिए उसने ये निकाला है एमएसएस बॉन्ड्स को, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको भी आरबीआई यूज करता है बाय सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू एडजस्ट मनी सप्लाई कंडीशन। मतलब इसमें भी जब भी मनी की सप्लाई, मान लीजिए मनी की सप्लाई जो है उसको क्या करनी है, बढ़ानी है, ठीक है, मनी की सप्लाई बढ़ानी है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा। क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है आरबीआई उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगा। कहां से, बैंक से और मार्केट से। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा तो क्या करेगा, मनी इन रिटर्न क्या देगा, मनी देगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिया, मनी दिया, तो क्या हुआ, मनी की सप्लाई बैंक्स में और मार्केट में बढ़ गई, ठीक है। इस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता है, परचेज करता है। और अगर सेल करेगा तो इसका उल्टा होगा, मनी सप्लाई खींच लेगा वो बैंक से और मार्केट से, ठीक है। So this is a very important tool to control the liquidity in the economy, ठीक है। ये भी क्या करता है, सक आउट कर देता है लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम से और बैक कर देता है अगर लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना है, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन है मनी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये डे टू डे बेसिस पे मेंटेन होते हैं, ठीक है, जो कि इन्फ्लेशन को, हमारी जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है डे टू डे का, उसको मेंटेन करता है, कंट्रोल रखता है, जिससे कि बैंक्स क्या हो, कंटिन्यू कर पाए लेंड करना, मतलब लोन देना, लोन वो देते हैं, मेंटेन करते हैं लोन देना, ठीक है। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है आप ये देख लीजिए, डे टू डे बेसिस पे होता है, ठीक है, डेली मेंटेन करता है लिक्विडिटी इसके थ्रू आरबीआई, ठीक है, इस टूल के थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये कुछ टूल्स थे जो मैंने आपको डिस्कस करें मनी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, सारे टूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान से पढ़िए और एग्जाम में क्वेश्चन में आए तो उसको जरूर करिएगा, इससे रिलेटेड मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी अब क्लियर हो गया होगा। थैंक्स गाइस, कीप वॉचिंग आवर चैनल बैंकिंग सूत्रा।